नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं प्रियंका माथुर। देवली थाना पुलिस ने नव कालिका यूनियन हायर सेकेंडरी रोड स्थित बालिका छात्रावास के पास अभद्र टिप्पणियां करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दौलत राम गुर्जर के अनुसार गिरफ्तार आरोपी विशाल रैगर निवासी ब्राह्मणों की झोपड़िया थाना हिंडौली है। बताया जा रहा है कि छात्रावास के बाहर खड़े होकर बालिकाओं पर अशोभनीय टिप्पणियां कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही कालिका यूनिट की पुलिसकर्मी रजिया मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से रोहित साहू की रिपोर्ट। बसी बांसखो कस्बा स्थित चौपड़ के पास बालाजी मंदिर में शीतला माता मंदिर के सुबह से ही महिलाओं ने बड़ी संख्या में शीतला माता के ठंडे पकवान का भोग लगाया। महिलाओं ने माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर ठंडे पकवान का भोग लगाकर अपने परिवार के सुख शांति की मनोकामना की। महिलाओं ने कहा कि एक दिन पहले पुए, पूड़ी, राबड़ी, चावल, मोनथाल, अन्य कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और दूसरे दिन शीतला माता के ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान महिलाओं द्वारा शीतला माता की कहानी सुनकर महिलाएं गीत गाती हुई नजर आई। बस्ती से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। महारे गांव टीबी न पसारे पांव की थीम पर संचालित टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की सफलता के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डी डॉक्टर विजय सिंघल द्वारा गुरुवार की शाम करीब 5:30 बजे सभी लोगों से अपील की गई है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा टीबी रोगी को निःशुल्क जांच, निःशुल्क उपचार के साथ साथ और उपचार अवधि के दौरान निक्षय पोषण योजना के माध्यम से 1000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। आइए सुनते हैं सीएमएचओ डी डॉक्टर विजय सिंघल ने क्या कुछ कहा। डी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सिंघल, सीएमएचओ डी। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो टीबी मुक्त भारत का सपना देखा गया है उसको साकार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। आपके परिवार के जनों और आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति में यदि टीबी के कोई लक्षण हैं तो आप उसकी निःशुल्क जांच अपने आसपास के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करवा सकते हैं। जैसे कि लंबे समय से खांसी होना, बुखार आना, भूख कम लगना, वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध है। टीबी पॉजिटिव पाए जाने पर इसके इलाज के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध हैं। टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, टीबी का इलाज संभव है। आइए हम और आप सभी मिलकर अपनी ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने में अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें। धन्यवाद। पाली जिले के रोहट के कृष्णा नगर में एक विवाहिता और उसकी 2 साल की बेटी जो पिछले 10 दिनों से घर में बिना लाइट और बिना पानी के है, क्योंकि उनके ससुराल वाले उसे रखना नहीं चाहते और जब वो अपने पीहर रानी से ससुराल रहने घर आती है तो उसे पति, सास और ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। पीहर पक्ष और आसपास के मोहल्ले वासियों ने जब दखल दिया तो ससुराल वाले घर का ताला लगाकर दूसरी जगह रहने चले गए। हम बात कर रहे हैं रोहट के कृष्णा नगर में, जहां विवाहिता प्रियंका वैष्णव, जिसकी शादी 2022 में रोहट के मुकनपुरा गांव में रहने वाले धीरज पुत्र लक्ष्मण दास के साथ हुई थी। इसका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो दूसरी ओर ससुराल वाले उसको रखने को तैयार नहीं है। पीड़िता के पीहर पक्ष वाले समझाइश की कोशिश कर रहे हैं और अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। दौसा जिले के बसवा उपखंड क्षेत्र के कोलाना ग्राम निवासी गोकुल राम मीणा, जो निरीक्षक मंत्रालय 3rd बटालियन जम्मू कश्मीर में तैनात थे, छुट्टी के दौरान जगतपुरा में पौधे खरीदते समय हादसे का शिकार हो गए और उनका निधन हो गया। गोकुल राम का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव कोलाना लाया गया, जहां जवानों ने उन्हें तिरंगा अर्पित कर सलामी दी। गोकुल राम मीणा के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है, जिनमें से उनके पुत्र ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में बसवा पंचायत समिति प्रधान सीताराम मीणा, कोलाना सरपंच और ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। दौसा जिले के बसवा क्षेत्र के करनावर गांव स्थित सांवलिया जी धाम दत्तात्रेय आश्रम में 3 बार हुई चोरी का अब तक खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों और आश्रम प्रबंधन ने बसवा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 3 दिनों के भीतर चोरी का खुलासा करने की मांग की। चोरी को लेकर बाबा सोहनलाल मीणा और पंडित श्याम सुंदर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बसपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के भीतर चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो वह उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सैनी समाज के युवा नेता गोविंद साई, ठेकेदार राम कुमार मीणा, माखन लाल मीणा, गिरिराज सैनी, वार्ड पंच छित्रमल सैनी,
संतोष सैनी, मुकेश सैनी, दारा सिंह यादव, कमलेश मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय कोटा के अंतर्गत राजस्व जिलों कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ एवं सवाईमाधोपुर में गेहूं खरीद कार्य जारी है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद प्रक्रिया 10 मार्च 2025 से प्रारंभ हो चुकी है, जो 30 जून 2025 तक अनवरत रूप से जारी रहेगी। हाल ही में फसल पकने के समय हवा व तेज धूप के कारण गेहूं की चमक में कमी आई, जिससे किसानों को समर्थन मूल्य पर उपज बेचने में कठिनाई हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने गेहूं की गुणवत्ता मापदंडों में छूट प्रदान की है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद करने हेतु मंडल कार्यालय कोटा के अंतर्गत 91 सेंटर खोले गए हैं, जिनमें आवश्यक सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हैं, ठेकेदार नियुक्त कर दिए गए हैं, स्टाफ पहुंच गया है एवं बारदाना भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कर दिया गया है। पिछले दिनों अचानक धूप के कारण गेहूं की फसल प्रभावित हो गई थी, जिसको समर्थन मूल्य पे बेचने हेतु भारत सरकार ने जो निर्धारित मापदंड थे उनमें भी शिथिलता दे दी गई है। अब समर्थन मूल्य पर जो गेहूं की खरीद की जाएगी उनमें सुकड़े हुए दानों की मात्रा 20% तक, चमक विहीन दानों की मात्रा 10% तक एवं क्षतिग्रस्त एवं आंशिक क्षतिग्रस्त दानों की मात्रा 6% तक स्वीकार की जाएगी। यह भारत सरकार ने इसलिए किया गया है ताकि किसान को आर्थिक नुकसान न हो और उनको अधिकतम किसानों को समर्थन मूल्य की लाभ मिल जाए। अतः सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर अपनी वास्तविक उपज को सरकारी खरीद में समर्थन मूल्य का लाभ लेकर लाभ लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीकानेर जिले के खाजूवाला में ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन का कड़ा एक्शन देखने को मिला। न्यूज 21 की खबर का बड़ा असर हुआ है कि बीकानेर कलेक्टर नम्रता वृष्णी और एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देश पर प्रशासन ने 7 ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया है। ओवरलोड वाहनों की लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद खाजूवाला एसडीएम रमेश कुमार और तहसीलदार कमलेश सिंह महेरिया ने सख्त कार्रवाई की। राजीव सर्किल चौराहा और दंतौर रोड पर 18 केजेडी फंटा के पास में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें जिप्सम और ईंटों से भरे 7 ओवरलोड ट्रक जब्त किए गए। पुलिस थाना खाजूवाला के सीआई सुरेंद्र प्रजापति की अगुवाई में जब्त ट्रकों को थाना परिसर में खड़ा करवाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ओवरलोड वाहनों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीओ अमरजीत चावला ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट में। आज श्रीमान कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देशन में ओवरलोड वाहनों और वो दूसरे अवैध वाहन चल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर एसडीएम साहब खाजूवाला और एसएचओ खाजूवाला दोनों मिलकर 7 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई एमवीओ के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो भी और अन्य ओवरलोड वाहन चलेंगे या अवैध वाहन चलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। नागौर के कोतवाली थाना इलाके में 1 साल पहले हुए यश नायक हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर मृतक का पिता पशु प्रदर्शनी स्थल की पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रशासन से किए गए वादों को लागू करने की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, एडीएम गोविंद सिंह भीचर, सदर थानाधिकारी सुरेश भारी संख्या में पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे और उनकी समझाइश करने लगे। पीड़ित का कहना है कि बेटे की हत्या के बाद पिछले कई महीनों से वह जिला प्रशासन के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए वह पानी की टंकी पर चढ़ गए। आपको बता दें कि यश नायक की हत्या बलदेव राम दास कॉलोनी में 19 जनवरी 2024 में हुई थी। उनकी लाश गोबर के ढेर में दबा दी गई थी और मामले में मुख्य आरोपी रसूल मोहम्मद उर्फ बबलू घोसी को गिरफ्तार किया गया था। प्रशासन ने उसके कमरे पर बुलडोजर चलाया था। उसे वक्त नागौर पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। विजयनगर के समीप जलिया सेकंड गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की जालिया सेकंड शाखा द्वारा होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयं सेवकों ने घर घर जाकर लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और जल संरक्षण का संदेश प्रसारित किया। संघ के स्वयं सेवकों ने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर होली की बधाइयां दी और उन्हें पारंपरिक रूप से सूखे गुलाल से होली खेलने के लिए प्रेरित किया। स्वयं सेवकों ने बताया कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें जल संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी।
उन्होंने नागरिक को यह भी बताया कि रंगों में मौजूद रसायन त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए प्राकृतिक गुलाल का उपयोग करना अधिक सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी है। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। मेड़ता शहर के सिखवाल भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी पूनम चोयल ने शिरकत की और सीडीपीओ नीतू शर्मा से विभागीय कार्यों का फीडबैक लेकर दिशा निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नई शिक्षा नीति, पोषण ट्रैकर और ऑनलाइन कार्यों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग द्वारा अनीमिया जांच शिविर भी आयोजित किया गया। एसडीएम ने प्रशिक्षण की महत्ता पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं को मन लगाकर सीखने की सलाह दी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। नागौर जिले के पर्वतसर के पास स्थित भाकरी गांव का एक किला एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है, जो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। ये किला मेड़तिया शाखा के राठौड़ शासकों का प्रमुख स्थल था। किले में स्थित शीतला माता का मंदिर स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि किले की रक्षा में देवी का आशीर्वाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिससे आक्रमणकारी सेनाएं किले को जीतने में असफल रही। आज भी भाकरी किला अपने गौरवशाली इतिहास के साथ खड़ा है। यहाँ शीतला माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। 3 दिवसीय मेले में हजारों लोग माता की पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। साथ ही 21 गांव के रावलो राजपूत समाज के लोगों द्वारा माता की पूजा अर्चना शीतला सप्तमी पर की जाती है। किले की दीवारों पर तोपों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं, जो इसके समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। भाकरी किला राजस्थान की समृद्ध विरासत और वीरता की कहानियों का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। नागौर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मंदिर की विशेषता है, किस तरह माताजी यहाँ पर स्थापित हुई है और किन के राज के अंदर ये जो है तभी से पूजा पाठ चली आ रही है। सबसे पहले तो सभी माता भक्तों को जय श्री शीतला माता की, जय श्री चारुजानाथ। ये शीतला माता का जो मंदिर आज से कम 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और शीतला माता जी का जो स्थापना हुई वो यहाँ के उस टाइम ठाकुर साहब थे दानीदास जी पहले दास की पदवी थी, सिंह तो बाद में लगा, पहले दास की पदवी थी। तो ठाकुर साहब दानीदास जी के टाइम माता जी की जो मूर्ति की स्थापना हुई गढ़ के अंदर, जो बताते हैं और जो शिलालेखों और जो राव जी की बहियों में उसका उल्लेख आता है, उसके अनुसार कि दानीदास जी जो उस टाइम ठाकुर साहब थे, तो उस टाइम उनको जो मूर्ति उनको मतलब सपने में एक ऐसा विचार आया कि एक स्थापना गढ़ के अंदर, किले के अंदर एक मूर्ति की स्थापना की जाए। तो यहाँ पे पहले गढ़ कुछ भी नहीं था और यहाँ पे पूरा करीब जंगल था। और उस टाइम ये बताते हैं कि यहाँ पे जो शीतला माता की मूर्ति है, जो प्राचीन एक नदी थी उत्तर साइड में, आज जो गांव बसा हुआ है बकरी, उसके उत्तर साइड के अंदर एक नदी थी। उस नदी में माता जी की मूर्ति प्रकट हुई, ऐसा उल्लेख मिलता है। और वो मूर्ति उस टाइम जो ठाकुर साहब थे दानीदास जी, उन्होंने उस मूर्ति की स्थापना, उनके सपनों में ऐसा विचार आया, तो जैसा कि उल्लेख है उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ कि उस मूर्ति को वहाँ से वो विराजमान करके फूलों की टोकरी में या ऐसा कुछ उसमें बताते हैं, तो गढ़ के अंदर उसकी स्थापना की। शीतला माता जी की मूर्ति ये करीब पूरे जो क्षेत्र है उसमें प्राचीन मूर्ति यहीं बकरी में श्री शीतला माता जी की है। एक मंदिर जो चाकसू, जयपुर के पास में जो चाकसू गांव है वहाँ है, और एक प्राचीन मंदिर जो बकरी गांव में है। मेन मूर्ति शीतला माता की बकरी गढ़ के अंदर जो मंदिर बना हुआ है उसमें स्थापित श्री ठाकुर साहब दानीदास जी महाराज ने लगभग 1683, जैसा कि उल्लेख मिलता है राव जी की बहियों में, और जो मेरे पास पुरानी जो बहियाँ हैं उसमें लगभग 1683 के लगभग इसकी स्थापना हुई। और ठाकुर दानीदास जी के समय की इसकी स्थापना हुई है। जब से इसमें लगातार पूजा अर्चना, और हर प्रतिवर्ष चैत्र में होली के 7 दिन बाद में अष्टमी, नवमी और दशमी 3 दिन का प्रतिवर्ष मेला लगता है। उसमें शीतला माता जी को ठंडे का भोग लगाया जाता है। एक दिन पहले जो अपने घर में पकवान बनाए जाते हैं उनका, दही राबड़ी, जो पुआ पकौड़ी होता है, उनका भोग लगाया जाता है। और वही खाना
उस दिन पूरे लगभग अपने भारतवर्ष में मतलब पूरे भारतवर्ष में और खासकर अपने उत्तर भारत में ये जो है त्यौहार ये मनाया जाता है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेले में आते हैं और दोनों नवरात्रों में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शनार्थ आते रहते हैं। जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन के महिला कल्याणकारी कार्यक्रमों को सैंपू के कुंकरा गांव तक पहुंचाने में आज निदेशक दुष्यंत अशोक शर्मा और मालविका मुदगल का योगदान अतुलनीय रहा। इस आयोजन में हमें कुंकरा के लोगों से अपार स्नेह और सम्मान प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से 125 अधिक महिलाओं को मासिक धर्म और वित्तीय साक्षरता के प्रशिक्षण का लाभ मिला। साथ ही उन्हें मुफ्त में रियूजेबल सैनिटरी पैड्स भी वितरित किए गए। और दिल्ली से आई दीपाविता चक्रवर्ती जी इंडिपेंडेंस CSR कंसल्टेंट ने जोधपुर आकर जगन फाउंडेशन के समाज सेवा का कार्य देखा और महिलाओं के विकास के लिए उनको योजना की जानकारी दी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बेगू कस्बे में सोमवार को शीतला सप्तमी के अवसर पर परंपरागत होली की गैर का जुलूस बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। डीजे और ढोल नगाड़ों की धुन पर युवाओं ने जमकर नृत्य किया और वहीं लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर होली का आनंद लिया। जुलूस करीब 2 घंटे तक कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरा, जहां लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मटकी फोड़ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रावतभाटा ASP भगवत सिंह हिंगड़, DHP अंजलि सिंह और थानाधिकारी शिवपाल मीणा मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा बेंगू, पारसोली, भैंसरोडगढ़, रावतभाटा और जावदा थानों के पुलिस बल के साथ साथ चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन का जाब्ता भी तैनात रहा, जिससे होली का ये उत्सव शांति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। बेंगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। वंचित वर्ग आरक्षण उपवर्गीय संघर्ष समिति राजस्थान द्वारा निकाली जा रही वंचित वर्ग अधिकार रथ यात्रा शुक्रवार दोपहर श्री गंगानगर पहुंची। आदर्श प्रचारक वीर अशोक सुमानी तथा वीर विजय द्राविड ने बताया कि इस मौके पर नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में वंचित वर्ग अधिकार रथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष विकास नरवार तथा प्रदेश संयोजक अरविंद भील को फूलमालाएं पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात रैली के रूप में जय भीम तथा आरक्षण उप वर्गीकरण लागू करने के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में वंचित समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के उप वर्गीकरण के माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार नॉन क्रीमीलेयर जातियों का वर्गीकरण कर उन्हें तत्काल आरक्षण का लाभ दिलवाने की मांग को लेकर वंचित वर्ग अधिकार रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो राजस्थान के विभिन्न जिलों से होते हुए श्री गंगानगर पहुंची है। वक्ताओं ने पुरजोर शब्दों में राज्य सरकार से मांग की है कि राजस्थान में वंचित वर्ग को पंजाब और हरियाणा की तरह वर्गीकृत रूप से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। सर 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों की पीठ का एक फैसला आया कि जिनको आरक्षण तो मिल रहा है लेकिन सिर्फ नाम के लिए मिल रहा है। जो वंचित जातियां हैं इनकी देश की समस्त राज्य सरकारें समीक्षा करके और आरक्षण में ही कोटे में कोटा उपवर्गीकरण लागू करके इनको आरक्षण का लाभ दे, ताकि ये भी सरकार के मुख्य पदों पर मुख्य धारा में आ सकें। इसी क्रम में हरियाणा में और पंजाब में लागू हो गया और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में कमेटियां बन गई और हो सकता है 48 घंटे के अंदर अंदर तेलंगाना में भी लागू होने वाला है। तो हम आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि राजस्थान में भी जल्द से जल्द आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करें, जिससे कि वंचित समाज को न्याय मिल सके। देवली शहर के रोडवेज बस स्टैंड परिसर स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय के करीब शुक्रवार को मधुमक्खियों ने एक 55 वर्षीय व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गए। लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस 108 के पायलट मान सिंह मीणा और कर्मचारी पुखराज मौके पर पहुंचे और घायल को देवली चिकित्सालय ले जाकर उपचार शुरू करवाया। अस्पताल कर्मियों व लोगों की सूचना के मुताबिक वह व्यक्ति अमरवासी निवासी किशन राजावत है, जो बस स्टैंड परिसर के पीछे की ओर बस का इंतजार कर रहा था। इस बीच जलदाय विभाग कार्यालय के समीप लगी मधुमक्खियों ने उनके चेहरे पर हमला कर दिया। इस हमले में किशन राजावत के चेहरे पर दर्जनों डंक चुभ गए। वहीं किशन राजावत के नहीं भागने की वजह से मधुमक्खियों ने लगातार उस पर डंक मारे और जख्मी कर दिया। सूचना पर एम्बुलेंस पहुंची और देवली चिकित्सालय ले जाकर भर्ती कराया गया, जिनका उपचार जारी है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। बाघों की अटकेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाले प्रदेश के सबसे बड़े सवाई माधोपुर स्थित रणथंबोर टाइगर
रिजर्व में एक बार फिर दो टाइगर के बीच आपसी टेरिटोरियल फाइट का रोमांचक नजारा देखने को मिला। रणथंभौर की सुप्रसिद्ध बाघिन T84 एरोहेड की बेटी कनकटी उर्फ अनवी ने अपनी मौसी बाघिन T124 रिद्धि पर हमला कर दिया। रणथंभौर के जोन नंबर 2 पर हुई ये आपसी लड़ाई करीब 1 मिनट तक चली, जिसका वीडियो भी सामने आया। दोनों बाघिनों के बीच हुई आपसी लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। रणथंभौर के नेचर गाइड विजय सिंह मीणा के मुताबिक वायरल वीडियो को गुरुवार शाम का बताया गया है। नेचर गाइड ने बताया कि टाइगर सफारी के दौरान उनके साथ पर्यटक कृष्णा पटेल और नीलेश पटेल भी मौजूद थे, जिन्होंने इस दुर्लभ नजारे को कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रणथंभौर के ROPT रेंजर अश्विनी प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों बाघिनों के बीच हल्की तकरार हुई, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। लड़ाई के बाद शावक बाघिन रणथंभौर किले की तरफ चले गए, जबकि बाघिन रिद्धि जंगल में दूसरी तरफ निकल गई। फिलहाल दोनों की लगातार मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जा रही है। सवाई माधोपुर से बजरंग सिंह की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिजौली के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनकी पंचायत को किसी अन्य पंचायत में शामिल न किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में पंचायत मुख्यालय और बाजार उन्हीं पहुंच में है, जबकि प्रस्तावित नया मुख्यालय 2 किलोमीटर दूर होगा, जिससे उन्हें असुविधा होगी। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत का गठन मात्र 5 वर्ष पूर्व हुआ था और इस दौरान विकास कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे में इसे किसी अन्य पंचायत में जोड़ना अनुचित होगा और क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि उनकी पंचायत को पूर्ववत रखा जाए, ताकि वे बिना किसी कठिनाई के अपने प्रशासनिक व दैनिक कार्य आसानी से कर सके। ज्ञापन देने वालों में ग्राम पंचायत बिजौली के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। पुरानी पंचायत हमारी बिजौली थी, जो हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूरी पे थी, और हम यथावत पंचायत रखना चाहते हैं। जो नया पुनर्गठन किया गया पंचायत होगा, उसको हम बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, और वो हमारे हिसाब से सही भी नहीं है, क्योंकि जो बनाई गई पंचायत है वो हमारे गांव से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम यथावत पंचायत बिजौली ही रखना चाहते हैं, ना कि धोईपुरा पंचायत रखना चाहते हैं। और हम सब ग्रामीण वासी DM साहब को यहाँ ज्ञापन सौंपने आए। सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड पर मां भवानी के वाहन के पास स्थित माता मंदिर में की मुंडेर पर एक बाघ दिखाई दिया। इस दुर्लभ दृश्य ने दर्शकों में खासा रोमांच भर दिया। रणथंभौर के रेंजर राम खिलाड़ी मीणा के अनुसार सिंहद्वार के पास चबूतरे पर बने माता मंदिर की मुंडेर पर एक बाघ कुछ देर तक दीवार पर बैठा और सुस्ताया। बाद में वह जंगल में वापस चला गया। लोगों ने इस अनोखे पल को अपने कैमरों में कैद कर लिया। खासकर नवरात्रा से पूर्व इस दुर्लभ दृश्य ने उत्साह बढ़ा दिया। वनाधिकारियों के अनुसार ये बाघ रणथंभौर की बाघिन सुल्ताना T107 का नर शावक है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। शहर में पिछले कई दिनों से मंदिरों से दान पात्र चोरी की घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन ने इसे रोकने हेतु कड़ी कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है। फरियादी दशरथ दास ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कंसुआ रायपुरा स्थित हनुमान मंदिर, मोटे महादेव मंदिर व आश्रम सेवा हेतु रखे 3 लोहे के दान पात्र में से रात को 2:40 पर एक चोर ने चोरी की। चोरी की सारी घटना आश्रम के CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर थाना उद्योग नगर में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जुटी गठित टीम ने मुलजिम शिवम शाकरेवाल को गिरफ्तार कर लिया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद की अनुशंसा पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन ने समाज सेवा, जागरूकता और मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति समर्पित भावना को देखते हुए विनय परमार को राजस्थान राज्य कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता ने कहा कि विनय परमार का समाज सेवा में अनुभव, मानवाधिकारों के प्रति उनकी गहरी समझ और समाज के कमजोर वर्गों के लिए उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और राजस्थान में फाउंडेशन के उद्देश्य को मजबूती प्रदान करेंगे। जिले के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों ने विनय परमार की इस महत्वपूर्ण नियुक्ति पर खुशी जताई, उन्हें शुभकामनाएं भी दी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज मुझे जो दायित्व दिया गया है, आज पूरे प्रदेश से मेरे पास फोन आए हैं, प्रत्येक जिले से फोन आए हैं। धौलपुर में मेरे पास कई लोगों के फोन आए हैं। सर्वप्रथम तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने फोन किए मेरे को। आज जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को हम और आप सब मिलकर पूरा करेंगे। राजस्थान की आवाज को हम राष्ट्रीय कार्यालय तक पहुंचाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को
कोई परेशानी होती है, किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, किसी हमारी बहन के साथ अत्याचार हो रहा है, महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी भी वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी भी समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मैं और मेरी पूरी टीम सब समाज के साथ हैं हम लोग। धन्यवाद। जिले के दिहौली थाना इलाके के गडराई गांव में पुलिस की अमानवीय कार्रवाई देखने को मिली। वहां घर में सो रहे युवक सुनील पर डीएसटी टीम के जवानों ने जमकर मारपीट कर दी, जिसके कारण उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित युवक सुनील ने बताया कि 17-18 मार्च की मध्यरात्रि वे अपने घर पर सोया हुआ था, तभी डीएसटी टीम के जवान राजाखेड़ा क्षेत्र में हुए मर्डर के मामले में पूछताछ के लिए पहुंचे। जब गांव के बंटी पुत्र राधा वल्लभ से जानकारी मांगी तो उसने कुछ भी न बताने पर जवानों ने नाराज होकर सुनील को लाठियों से जमकर मारपीट कर दी। उसके बाद उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाकर दिहौली थाने ले जाया गया। 2 दिन बाद जब वह परिजन थाने पहुंचे तो घायल अवस्था में पाए गए युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों पैरों में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। 17-18 तारीख को रात 12 साढ़े 12 बजे की बात है। डीएसटी वाले आए थे साहब, आकर के उनने छत पे चढ़ कर के और इसके तो किवाड़ खोल लिए, दूसरे चाचा के किवाड़ तोड़ फोड़ किए दूसरी जगह। इस चाचा का जो लड़का है, इसकी वाइफ के दिमाग में कोई कमी थी, उसको कहीं ले गए थे दिखाने के लिए, बच्चा इसके साथ ही था। रात में आकर के साहब उन्होंने इसकी मारपीट की है और यहाँ से खींच करके द्वार पे मारपीट की है। उसमें साहब एक आदमी को जानते हैं, रिंकू परसोत्तम, उसी का नाम है रिंकू परसोत्तम, उसी को जानते हैं और उनके साथी थे। रात को साहब यहाँ से ले गए हैं इनको, एक बाइक घर से ले गए हैं, पता नहीं है वो बाइक कहाँ करी है, 2 मोबाइल ले गए हैं, 2 चाचा के हमारे के लड़के हैं, उनको दोनों को ले गए हैं, ले जाके दिहौली में बंद कर दिए हैं। हमको साहब दूसरे दिन भी हम देखभाल किए, हमको पता नहीं लगा है कि ये कहाँ बंद किए हैं। पूरे दिन ढूंढते रहे, हम समझ रहे धौलपुर ले गए होंगे, राजाखेड़ा ले गए होंगे, लेकिन दिहौली में 2 दिन ये टूटे टाटे थाने में पड़े रहे हैं साहब। 2 दिन टूटे टाटे थाने में पड़े रहे हैं। अब अंदाज करो कि इनको कितनी पीड़ा हुई होगी, किसी ने कोई देखभाल नहीं की है। तीसरे दिन हमको पता पड़ा है साहब, तब हम इनको वहाँ से फोन आया है कि आपके ये भाई हैं, इनको ले जाओ। तब साहब हम इनको लेकर के आए, फिर इनके पैर तोड़ दिए, तो जाकर के धौलपुर दिखाया, एक्सरा कराया तो उसमें फ्रैक्चर, दोनों पैरों में फ्रैक्चर है साहब, दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। देह में भी गुंजाइश नहीं है इसके में, बेचारा क्या करें, कोई और दूसरा इसके साथ नहीं है, अलग रहता है जी। हाँ, आज साहब फिर हम धौलपुर गए, धौलपुर एडिशनल एसपी साहब के पास जाकर के हमने एक रिपोर्ट दी और कहा साहब हम जाके मारपीट की, वो बता करके साहब न्याय की गुहार लगाई हमने कि हमको न्याय मिलना चाहिए। जब हमारा कोई दोष हो, कोई कारण हो, हम तो पता ही नहीं है कि ये क्या हुआ है साहब। हमारा मकान भी अलग है और घर में कोई आदमी नहीं है ना, हमको आज भी पता है कि हम ये इतनी मारपीट क्यों की है। होलिका दहन के बाद शुरू हुई श्री शीतला उत्सव मेले में गुरुवार रात्रि 12 बजे से श्रद्धालुओं की कतार लग गई है। ई ब्लॉक स्थित श्री शीतला माता वाटिका में प्राचीन माता के मंड पर भक्तगण ठंडे मीठे बांसी पकवानों का भोग, दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करते हुए माता को हल्दी का तिलक लगाकर घर परिवार की खुशहाली और आरोग्य की मन्नतें मांग रहे हैं। समिति प्रवक्ता सौरभ जैन ने बताया कि शीतला सप्तमी के अवसर पर रात्रि 12 बजे से शुरू हुई कतार दोपहर 12 बजे तक चलती रही, जिसमें चढ़ाए गए भोग को श्री गौशाला भेज दिया गया है। माता के मंड को विशेष रूप से बिजली की लड़ियों, रंग बिरंगी चुनरियों और फूलों से सजाया गया है। जनसैलाब के लिए अलग अलग प्रवेश निकासी के प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की व्यवस्था न हो। साथ ही शीतला माता की पूजा से बुखार, खसरा और अन्य संक्रमणों से राहत मिलती है और इस दिन हल्के एवं बासी भोजन से पाचन तंत्र में सुधार होता है। श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो सभी श्री गंगानगर के श्रद्धालुओं को शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और जैसा कि आपने अभी देखा कि श्री शीतला माता वाटिका ई ब्लॉक में रात्रि 12 बजे से जो जन सैलाब श्रद्धा और आस्था का यहाँ उमड़ा है, वो माता की कृपा से उमड़ा है। ये माता की असीम कृपा है कि माता का मंड का मेला आज
इतना भरा कि रात्रि 12 बजे से लेके अब सुबह के 11 बजने वाले हैं और लगातार भीड़ यहाँ चल रही है। लगभग यहाँ 20 से 30 हज़ार लोगों ने आज शीतला सप्तमी पर माता के दर्शन किए। माता को ठंडे मीठे पकवान चढ़ा, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए खुशहाली और रोग मुक्त रहने की मन्नतें मांगी। विशेष तौर से माँ शीतला ठंडी सामान की देवी है, उनको ठंडी वस्तुएं चढ़ती है। इसी के साथ साथ मीठे चावल, जौ, बाजरा, चने और ये सब सामान चढ़ाते हैं। और विशेष रूप से माता का एक लोटे जल में और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर अगर कोई इंसान, कोई श्रद्धालु अभिषेक करता है तो इतने से ही माँ प्रसन्न हो जाती है। और शीतला माता के लिए तो कहा गया है कि समृद्धि संबंधी किसी भी प्रकार का रोग हो तो माँ उस रोग को जल्द से जल्द खत्म करती है। सिर्फ इस माता के मंड पे शीतला बासियोड़ा धोखने से ही माँ प्रसन्न हो जाती है। तो ऐसी महामाई के चरणों में मैं वंदन करता हूँ और मैं अपील करता हूँ, सभी से निवेदन भी करता हूँ कि जितना हो महामाई के दर्शन करने के लिए शीतला माता ई ब्लॉक में पहुँचे। बनेठा उप तहसील मुख्यालय स्थित आसपाल महाराज की बगीची में फागोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भक्ति और रंगों के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फागोत्सव के दौरान हनुमान जी महाराज की भव्य फूल बंगला झांकी सजाई गई। वहीं श्रद्धालुओं ने ढोलक की धुन पर नाचते गाते फागोत्सव की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान प्रसिद्ध गायक कलाकार मूलचंद सोनी ने आज बरज में होली रे रसिया और बरसाने में आ जइयो बुला रही राधा रानी जैसे मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। गायक जगदीश स्वामी, रमेश कुमार पांड्या, विश्वजीत पाटीदार सहित कई अन्य कलाकारों ने भी एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल भक्तिमय बना दिया। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले की पारसौली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 560 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। थानाधिकारी प्रेम सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने तेजपुर नंदवई रोड पर गुड़ा सरहद के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक हीरो स्प्लेंडर बाइक पर सवार 2 युवकों को रोका गया। पूछताछ में घबराहट दिखाने पर उनकी तलाशी ली गई, जिसमें प्लास्टिक की थैली में कुल 560 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजूलाल पुत्र सूडारेगर निवासी तेजपुर पारसौली के रूप में हुई है, जबकि बाइक चालक एक नाबालिग निकला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और बाइक व अफीम जब्त कर ली है। बेगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने राजस्थान में अपने संगठन का विस्तार करते हुए सवाईमाधोपुर जिले के भैरूलाल मीणा हथडोली को युवा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अहलकार सिंह नागर के निर्देशानुसार ये नियुक्ति की गई। भैरूलाल मीणा, जो पहले जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, उनकी सक्रियता और निष्ठा को देखते हुए प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम हिंदू ने ये घोषणा करते हुए कहा कि भैरूलाल मीणा का समाज सेवा और सनातन हिंदू धर्म के प्रति समर्पण संगठन के लिए प्रेरणादायक है। संगठन के सभी पदाधिकारी और सनातनी सदस्यों ने भैरूलाल मीणा को इस महत्वपूर्ण पदभार के लिए बधाई दी और आशा जताई कि वे हिंदू राष्ट्र की स्थापना और संगठन की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। सवाईमाधोपुर से खास रिपोर्ट। जय सिया राम। मैं भैरूलाल मीणा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नागर साहब को, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजाराम जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और पहले मुझे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा में सवाईमाधोपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई थी और उसके लिए मैंने अजमेर में श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष महेंद्र बंसल और महासचिव रमेश लालवानी के नेतृत्व में अजमेर कलेक्टर लोक बंधु को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पुलिसकर्मियों की विभिन्न मांगों और उनकी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। हाल ही में होली महोत्सव के अगले दिन प्रदेश भर में पुलिस जवानों द्वारा होली नहीं खेलने का मामला सामने आया था। इसे लेकर व्यापारिक महासंघ ने पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, वेतन विसंगति दूर करने, पटवारियों के समान पे ग्रेड देने और साइकिल भत्ते को मोटरसाइकिल भत्ते में परिवर्तित करने जैसी कई मांगे रखी। महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने कहा कि पुलिसकर्मियों को भी मानवीय व्यवहार और उचित सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभा सके। प्रशासन से जल्द मांगों पर कार्रवाई करने की अपील की गई है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट।
आज श्री अजमेर व्यापार महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल जो हमारे पुलिस भाई है, पुलिस में जो भी बहनें हैं, उनकी कुछ मांगें चल रही है। जैसे उनकी पदोन्नति की मांगें चल रही है, उनका वेतन भत्ते की मांग चल रही है, और भी जैसे कोई बहुत समय से जो लोग बाग पुलिस जैसे सिपाही के उस पर बैठा है तो उनका परमिशन नहीं हो रहा है। उन संदर्भ में हमने आज कलेक्टर साहब को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनवारी लाल जी शर्मा के नाम एक ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि जो पुलिस वाले हमारे जो रक्षक है, जो कि आज की तारीख में पुलिस का आप देखो विश्व में मालिक ने जो है 84 लाख योनियाँ कहलाती है बनाई है, और उनमें सब में जो है सर्वश्रेष्ठ जो है मानव को बनाया है, उसमें बुद्धि दी है, सोच समझ का जो है उसमें अधिकार दिया है, समझने का अधिकार दिया है। ऐसे ही सबका मालिक ने जो है सबको समान रूप से अधिकार दिए हुए हैं। वर्षा एक समान होती है सब जगह, चाहे कौन सी भी कौम हो, कौन से भी विश्व के कोने में रहता हो, कोई सा भी जीव हो, प्राणी हो, और वर्षा, धूप, हवा, वायु, पहाड़ियाँ, नदी, नाले, तालाब, समुद्र वगैरह सब प्रकृति के जो साधन हैं वो सबको एक समान मानते हैं। ऐसा ही मानव जीवन में पुलिस विभाग भी है, जो भी हमारे मानव समाज का ही अंग है। उनमें महिलाएं भी कर्मचारी है, पुरुष भी हैं। उनके जो है कोई यूनियन बनी हुई नहीं है जो सरकार से उनकी मांगों को मनवाए। सरकार ने इनको अधिकार नहीं देता है कि इनकी एसोसिएशन। जोधपुर में डीजी अनिल पालीवाल अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जोधपुर ग्रामीण पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी राममूर्ति जोशी ने उनका स्वागत किया। निरीक्षण के बाद डीजी अनिल पालीवाल ने क्राइम बैठक ली और पुलिस व्यवस्था को और दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मादक पदार्थों की तस्करी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस बेहतर प्रयास कर रही है, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अफीम की खेती पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन सिस्टम और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर ग्रामीण जिले का वार्षिक निरीक्षण है, और ये पीएचक्यू की व्यवस्था रहती है। सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण रहता है। इसमें सारे विषय वस्तु देखे जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के, क्राइम के, और हाल ही के दिनों में टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन आ रहा है हर फील्ड में, और CCTNS का प्रयोग है, बहुत सारी ऐप्स का प्रयोग है, और बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिलों के लिए। फिर ये क्षेत्र जो है, यहाँ के जो क्राइम के चैलेंजेस रहते हैं, हर जिले में थोड़े अलग अलग रहते हैं, उनके लिए क्या किया जाना है। न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं जिनके बारे में प्रशिक्षण बहुत अच्छी गति पे है सभी जिलों में, और उसका भी रिव्यू किया जाता है, क्योंकि जो न्यू क्रिमिनल लॉज के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन है, प्रक्रियाएँ हैं, एविडेंस कलेक्शन है, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती है। तो इस प्रकार से जो ये हर वर्ष की एक प्रक्रिया होती है जिला के निरीक्षण की, तो जिला जोधपुर ग्रामीण पुलिस का निरीक्षण उसी के तहत। सर जिस तरीके से कांस्टेबल है, फिजिकली जिस तरीके से होता है, लेकिन ऊपर के अधिकारियों को नहीं होते, क्यों डिफरेंसेस क्यों है? ऐसा है कि जो प्रमोशन की प्रक्रियाएं हैं वो बहुत, जब से ये सर्विस होती है, हर सर्विस के अपने रूल्स होते हैं, उसकी प्रमोशन की प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया को टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है। तो जो भी हमारे विभाग में संबंधित विभाग ब्रांचें हैं, और जो भी सरकार का संबंधित विभाग है, इसमें समय समय पे इसको रिव्यू करता है और तदनुसार कार्रवाई होती है। सर, अगर आप जोधपुर ग्रामीण की बात करें तो जिस तरह से अवैध हथियार, MD के कई कारखाने पकड़े गए, इसके अलावा जो नस्ली सामग्री है उसको लेकर क्या नई टैक्टिक्स रहने वाली है? देखिए, जोधपुर ग्रामीण में जो लगातार ग्रामीण पुलिस द्वारा बहुत अच्छे सीजर्स भी किए गए, और आपको ध्यान हो तो 68F NDPS एक्ट के तहत फ्रीजिंग की कार्रवाई भी की गई, और काफ़ी जो वांटेड क्रिमिनल्स थे उनको भी पकड़े गए। तो काफ़ी सभी से एक कोऑर्डिनेशन में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, न केवल इस जिले में बल्कि पूरी स्टेट में, और पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इस पे विशेष फोकस